काव्य दोषों के बारे में आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले काव्य के विभिन्न दोषों के बारे में विचार किया था। उसी क्रम में आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। काव्य के जब दोषों का हम वर्णन करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे मस्तिष्क में आती है, क्योंकि दोष सिर्फ भाषा का ही नहीं होता या भाव का ही नहीं होता। जैसे कि काव्य का एक दोष है ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि उसमें ग्रामीण शब्दों का अत्यधिक प्रयोग हो जाता है। बात जहाँ तत्सम शब्दावली की होती है तो तत्सम शब्दावली के साथ साथ जब ग्राम्यत्व शब्दों का अधिक प्रयोग हो जाए तो वह ग्राम्य दोष कहलाता है। और इसी तरह से विद्या विरुद्ध दोष भी होता है, प्रसिद्धि विरुद्ध दोष भी होता है, वाच्यता दोष भी जिसमें होता है, पुनरुक्ति दोष भी होता है। पुनरुक्ति मतलब किसी भी शब्द का बार बार प्रयोग करना, बार बार प्रयोग करने से वह पुनरुक्ति दोष होता है। और जहाँ वाच्यता दोष का संबंध है वहाँ शब्द वाच्यता दोष माना जाता है। जैसे कि आह कितना सकरुण मुख था, आर्द्र सरोज अरुण मुख था। अब यहाँ देखिए करुण रस की प्रधानता है या करुणा परक अनुभूति ही प्रमुख है, पर जब इसका उल्लेख किया गया है तो सकरुण शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः स्वतः ही शब्द वाच्यता दोष स्पष्ट है। इसी प्रकार विभाव आदि का कथन रहने से भी यह दोष माना जाता है। कभी कभी कल्पना दोष भी सामने आता है, जैसा कि भाव विभाव की पहचान एवं निश्चय में कठिनाई उपस्थित होने पर भी यह दोष माना जाता है। जैसे यह अवसर तजी कामना किन पूरन करि लेहु, यह दिन फिर एहु नहीं यह क्षण बंगुर देहु। यहाँ आलंबन विभाव के रूप में किसी कामुक व्यक्ति को माना जाए, पर वैरागी व्यक्ति की कल्पना करना तो कठिन है ना, अतः यहाँ दोष स्पष्ट है। एक अन्य उदाहरण भी देखो, मैं यहाँ स्पष्ट करती हूँ। उठती गिरती गिर गिरी उठती, उठी उठी गिरी गिरी जात, कहा कहो कासो कहो क्यों न जीव यह रात। यहाँ नायिका के बार बार उठने गिरने आदि की स्थिति का वर्णन है। यह वियोगजन्य दुर्बलता है, करुणाजन्य क्षीणता है या किसी भयजन्य निर्बलता है। अब इसका तो स्पष्ट निर्धारण इसमें हो ही नहीं रहा है, अतः यहाँ कल्पना दोष भी स्पष्ट है। एक परिग्रह दोष होता है, जहाँ इच्छित वर्ण रस के स्थान पर विपरीत या विरोधी रस का वर्णन हो जाए तो वहाँ यह दोष होता है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। अब आप देखिए कि पहले चरण में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, पर दूसरे पद में उस पार न जाने कहकर कवि का निर्वेद या करुणा भाव से पूरित हो गया है। स्पष्ट रूप से एक दोष है। कई बार रस को भी पुनः पुनः जब व्यवहृत किया जाता है तो वह भी एक रस पुनर्दीप्ति दोष हो जाता है। काव्य में सचेष्ट होकर बार बार रस को उद्दीप्त करना भी एक दोष है। इस प्रकार का दोष प्राय प्रबंध काव्यों में हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से एक दोष जो हमारे सामने आता है वह दोष है व्याप्ति दोष या रस की अतिवृद्धि का दोष। जब रचना में कवि मुख्य रस अथवा अनुभूति सौंदर्य को बुलाकर अंगभूत रसों या अनुभूतियों को ही अधिक महत्व देने लगता है तो वह एक दोष हुआ करता है। यह भी हमें प्रबंध काव्यों में अधिक मिलेगा। अन्य दोष है वर्णन दोष। जब प्रबंध के अंगी रस को किसी भी प्रकार की सहायता न पहुंचाने वाले रस का भी वर्णन विधान किया जाए तो वह वर्णन दोष माना जाएगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य दोष विस्मृति दोष हमारे सामने आता है। जब काव्य में आलंबन और आश्रय को रस भाव वर्णन में भुला दिया जाता है तो वहाँ विस्मृति दोष माना जाता है। एक अन्य दोष में प्रकृति विपर्य दोष। काव्य अथवा नाटक के स्वभावगत गुणों के विपरीत गुण वर्णन करने पर प्रकृति विपर्य दोष माना जाता है। काव्य अथवा नाटकों में यहाँ नायकत्व प्रदान करने की परंपरा 3 रूपों में रही है, अर्थात 3 प्रकार के नायक यहाँ मिलते हैं। एक देवता यानी कि दिव्य नायक, दूसरे अदिव्य नायक और तीसरे अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष नायक। इन्हीं रूपों के आधार पर वीरोदात, धीर, ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात आदि नायक रूप परिकल्पित किए गए हैं। इनमें से दिव्य एवं अदिव्य कोटि के उत्तम पात्रों में रति, हास, शोक आदि भाव रहा करते हैं।
पर माता पिता और देवता आदि के वर्णों का वर्णन यहाँ वर्जित माना गया है। इन्हीं स्थितियों में काव्य जगत में प्रकृति विपर्य दोष माना गया है, अर्थात जो नायकों की स्थितियां हैं उनमें अगर उनके गुणों के विपरीत वर्णन किया जाए तो वह दोष माना जाएगा। अतः शब्द, अर्थ और रस से संबंधित इन मुख्य दोषों के अतिरिक्त काव्य में वर्णन दोष और वाक्य दोष की स्थिति भी पाई जाती है। आचार्यों ने इनका भी वर्णन किया है। हम देखते हैं इनके बारे में। अब वर्णन दोष, ये 5 प्रकार के रूप स्वीकार इसके किए गए हैं, जैसे विरोध दोष, प्रकृति विरोध दोष, पूर्वापर विरोध दोष, अर्थ विरोध दोष, स्वभाव विरोध दोष आदि आदि। अतः हमें इनको संतुलित करके ही श्रेष्ठ काव्य के सृजन की ओर बढ़ना होगा। अब जहाँ तक वाक्य दोष की बात होती है, साहित्य और काव्य में कई बार ऐसे वाक्य मिल जाते हैं जिनमें दोष का आभास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहीं कोई पद वाक्य में अधिक जोड़ दिया जाता है, कई बार कम अंकित हो जाता है, कई बार वर्ण विषय के प्रतिकूल अक्षरों की योजना भी हो जाती है वे, या कई बार इस प्रकार के दोष काव्यानुभूति एवं सौंदर्य के प्रकर्ष को कम कर देते हैं। अतः इस प्रकार के दोषों पर भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि कुछ प्रतिकूलाक्षरता दोष होते हैं। वर्ण रस के अनुकूल वर्णों वाले वाक्यों का प्रयोग न कर प्रतिकूल वर्णों वाले वाक्यों का प्रयोग करने की स्थिति में प्रतिकूलाक्षरता दोष कहा जाता है। पिया ती लुठत है सुरस ठट्टी लपदी झपट्टी। अब ये उदाहरण आप देखिए। या श्रृंगार वर्णन के अनुकूल वर्णों वाले वाक्यों की योजना न करके प्रतिकूल और रौद्र आदि रसों के उपयुक्त ट वर्ग का उपयोग किया गया है, अतः यह प्रतिकूल दोष माना जाएगा। इसी तरह से न्यून पदत्व दोष, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं, अधिक पदत्व दोष। अब अधिक पदत्व दोष की बात जब मैं यहाँ करूंगी तो आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब वाक्य योजना में आवश्यकता से अधिक पद रख दिए जाए और उनके निकाल देने पर अर्थ न्यूनता न आए तो यह अधिक पदत्व दोष माना जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने स्पष्ट रखूंगी। डसे तुम्हारे शत्रु को खड्ग लता अहिराज। अब इस वाक्य में लता के अभाव से अर्थ की प्राप्ति और भी सरल हो जाती, अतः अधिक पदत्व दोष स्पष्ट है। अब है कथित दोष। एक वाक्य कहकर फिर दोबारा उसी को अनावश्यक कह दिया जाए तो वह दोष होगा। जो तीय मम मन ले गई, कहाँ गई वह तीय। यहाँ दूसरी बार तीय अनावश्यक रूप से प्रयुक्त हुआ है, अतः ये पुनरावृत्ति दोष भी कहा जाएगा। इसी तरह से जब हम आगे बात करते हैं तो एक प्रसिद्धि महत्व दोष भी हमारे सामने आता है। जब प्रसिद्ध बातों को असंबद्ध अप्रसिद्ध बातों से जोड़ दिया जाए तब यहाँ ये दोष होता है। इसे प्रयोग विरुद्ध दोष से भी जाना जाता है। कुंजी उठे गो करब जब कर जसुमती शावक देखी। या प्रसिद्धि के विरुद्ध गौ और हाथियों को पक्षियों के समान पूजित करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ प्रसिद्धि दोष स्पष्ट रूप से सामने आता है। अतः सारांश में मैं यही बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये दोष कविता के अतिरिक्त साहित्य के गद्य विधात्मक रूपों में भी हो सकते हैं। कवि और लेखक दोनों को ही इनसे बचने और सावधान रहने के लिए प्रेरणा दी जाती है, अन्यथा सत साहित्य की सर्जना संभव नहीं हो सकती।